तो नमस्कार दोस्तों। आज हम अगेन एक और सेशन स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो लोग लेवल 2 एंड लेवल 3 करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि टेक्निकल जो एग्जाम होता है मोस्टली इसी में से भी होता है। तो इसकी वजह से ये हिस्ट्रीसिस लूप, एसी एंड डीसी, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, एसी डीसी वन, एसी डीसी एंड हिस्टैरिसीस लूप, तो मोस्टली आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर में पहले तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। जब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, या तो रिटर्न एग्जाम होता है या तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तब आपको यही पूछा जाता है कि ये प्रॉपर्टीज क्या है, एसी क्या है, डीसी क्या है, एसी किस में यूज करेंगे, डीसी किस में यूज करेंगे। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप कैसे छोटा बनाया जाता है, वाइड हिस्टैरिसीस लूप किसका होता है, शॉर्ट हिस्टैरिसीस लूप जो है वो किसका होता है, वो सब चीज इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आपको ये सेशन अच्छे से करना चाहिए। आगे हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेशन कर चुके हैं, आरटी भी हम लोग वैसे भी फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। लेवल 1 का ड्यूटी, लेवल 2 का ड्यूटी, लेवल 3 का ड्यूटी, इसके बाद कैसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, ट्रेनिंग अवर्स कैसे होते हैं वो, इसके बाद सर्टिफिकेट जो आपका आता है तो सर्टिफिकेट में क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो सब चीज, रिटर्न प्रैक्टिस कैसे होता है कंपनियों का, ये सब चीज डिस्कस किया। इसके बाद हमने दूसरा चैप्टर किया, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, जो फ्लक्स लीकेज पे काम करता है उसके बारे में। हॉर्स शूज मैग्नेट भी एक देखा हमने, और यहाँ पे प्रैक्टिकली जो लोग ऑफलाइन थे उन लोगों ने तो कंप्लीटली प्रैक्टिकल भी किया बहुत सारी बार। ओके, तो उसके बाद हमने ये चैप्टर सीखा, चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट की मेथड्स के बारे में। योक मेथड कैसा काम करता है, उसके बाद प्रोड मेथड कैसे काम करता है, इसके बाद हेडशॉट मेथड कैसे काम करता है, सेंट्रल कंडक्टर मेथड क्या है, ये सब चीज पूरा का पूरा हमने चैप्टर नंबर, जो लोग ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पूरा अरेंजमेंट किया है। ट्रेनिंग से लेके रहने तक का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। हम नाम भी नहीं पूछेंगे आपका कि आप क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, बस आओ, ट्रेनिंग लो और जाओ। रूम का भी आपको कोई भी कुछ भी देने का नहीं है। वहां पे गैस की सुविधा भी हमने प्रॉपर अवेलेबल कर दिया है, गैस बिल भी आपके स्कोप में नहीं है, लाइट बिल भी आपके स्कोप में नहीं है। खाली आपको फूड जो है, खाना जो बनाना है वो आपको करना है, या तो बाहर होटल में जाते हैं तो वही खर्चा आप ही के स्कोप में रहेगा। बाकी सब का सब चीज हम लोग फ्री, हम लोग स्किल इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस लूप एंड एसी एंड डीसी। इसमें पहला टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट एसी। तो अल्टरनेटिव करंट जो एसी है इज मोस्ट वाइडली यूज पावर सोर्स। क्या लिखा है? मोस्ट वाइडली यूज। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं, मोस्ट वाइडली यूज। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट आप जब कंडक्ट करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा अल्टरनेटिव करंट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड पावर सोर्स फॉर कंडक्टिंग द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट आप जब करेंगे तब सबसे ज्यादा आपको यूज करना है एसी करंट का। जनरली आप लोग यूज करते हैं, इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है एसी करंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसी कैन बी रेडीली कन्वर्टेड टू द लो वोल्टेज। एसी जनरली हम लोग लो वोल्टेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एंड यूज्ड इन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इंस्पेक्टेड बाय द यूज फॉर ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एसी हैज अ लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कितने डेप्थ में हम लोग कर सकते हैं। तो भाई एसी अगर आप यूज करेंगे तो लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर, उसमें पेनेट्रेटिंग पावर बहुत कम है, याद रखो। इसी की वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, एसी एज अ लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर, बहुत कम एसी। लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर की वजह से, पेनेट्रेटिंग पावर उसका बहुत कम होने की वजह से डेप्थ में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एसी की मदद से हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोवाइड द बेस्ट डिटेक्शन ऑन सरफेस डिसकंटिन्यूटी। प्रोवाइड बेस्ट डिटेक्शन। बेस्ट डिटेक्शन का मतलब, अगर
पेनेट्रेटिंग पावर भले ही उसका स्लो है, लो है, लेकिन वो सरफेस डिसकंटिन्यूटी रहेगा ना, सरफेस डिसकंटिन्यूटी वो बेस्ट डिटेक्शन करेगा। सबसे अच्छा सरफेस के ऊपर पिन होल, पोरोसिटी, क्रैक जो भी है तुरंत पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोवाइड बेस्ट डिटेक्शन, सबसे अच्छा डिटेक्शन। इसके लिए तो आजकल हम इंडस्ट्री में मेंटेनेंस जब करते हैं, कोई भी शटडाउन रहता है तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हम चेक करने जाते हैं, तो जनरली क्या होता है, हम एसी में ज्यादातर यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है भाई कि एसी में अगर आपका सरफेस डिसकंटिन्यूटी चेक करना है और आपको सबसे अच्छा जल्दी से जल्दी रिजल्ट और अच्छा सा रिजल्ट परफेक्शन के साथ चाहिए, तो बेस्ट डिटेक्शन में एसी को यूज करना चाहिए। ये बहुत फंडा क्लियर है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, मोस्ट वाइडली यूज पावर सोर्स है, और दूसरा एज ए लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर है। इसके लिए वो, इसी की वजह से हम लोग सब सरफेस में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर। इसके लिए यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर सब सरफेस, मैंने हाईलाइट करके भी दिया है। इसकी वजह से वो हमारा सब सरफेस के अंदर इफेक्टिव ज्यादा नहीं है। एसी एसी सरफेस के अंदर ज्यादातर इफेक्टिव नहीं है, इसके लिए लिखा है इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर सब सरफेस। ज्यादातर सब सरफेस के अंदर हम लोग जनरली उसको यूज ही नहीं करते हैं एसी को। अगर हम लोगों को सब सरफेस में जाना है तब हमको एंट्री करना पड़ेगा डीसी का। लेकिन एसी जो है मेरे भाई, उसका लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर के चक्कर में हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। यस, हम लोगों को अगर सरफेस डिसकंटिन्यूटी चाहिए तो वो बेस्ट डिटेक्शन करने के लिए हम लोग एसी का यूज कर लेंगे, लेकिन सब सरफेस में मेरे भाई ना 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 नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस एसी इज कंटिन्यूअसली रिवर्सिंग डायरेक्शन, देखो यहाँ पे मैंने एक एसी दिखाया गया है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे टाइम वर्सेस करंट का, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे टाइम है। जैसे ही टाइम पास होता जाएगा वैसे करंट अप एंड डाउन, प्लस और माइनस में चलता रहेगा। सिंस एसी इज कंटिन्यूअसली रिवर्सिंग डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में होता है, प्लस डायरेक्शन में भी होता है। ठीक है, उसी की वजह से द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ टेंडेंसी टू एजिटेट द मेक द आयन पार्टिकल मोर मोबाइल। देखो ये क्या होता है, जब एसी प्लस एंड माइनस वो दोनों में चलता है, थोड़ी देर, थोड़ी मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसा चलेगा, उसी की वजह से आयन पार्टिकल जो है आपका सरफेस के ऊपर डालेंगे तो वो बहुत गतिशील रहेगा, वहां पे हिलता रहेगा। तो हम लोगों को यही तो काम है, आयन पार्टिकल घूमे, जल्दी से जल्दी घूमे, जहां पे फ्लक्स लीकेज होगा वहां पे वो चिपक जाए, यही तो हमारा काम है। अगर घूमता ही नहीं रहेगा, जहां से मैंने आयन पार्टिकल, समझो एक जगह पे मैंने पिचकारी मार के डाल दिया ज्यादा, तो क्या होगा, वहां पे ही पड़ा रहेगा। अगर वो एजिटेट नहीं होगा, अगर वो हिलेगा नहीं, अगर वो मोबिलाइज नहीं होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोग ऐसा सोच के बैठ जाएंगे जहां पे पिचकारी लगेगा ना वही लाइन में कुछ क्रैक, ऐसा कुछ हम लोग समझ बैठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, एसी कंटिन्यूटिंग रिवर्सिंग डायरेक्शन, प्लस और माइनस डायरेक्शन में ऐसा घूमता रहता है। थोड़ी देर पावर आएगा, फिर नेगेटिव पावर जाएगा, फिर पे पॉजिटिव पावर आएगा, फिर नेगेटिव पावर जाएगा। तो आयन पार्टिकल जो है ना वो कंटिन्यूअसली एजिटेट होता रहेगा। तो इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हैज अ टेंडेंसी टू एजिटेट और मेक द आयन पार्टिकल मोर मोबिलाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होगा वो आयन पार्टिकल के लिए बहुत अच्छा चीज रहेगा, और इसी की वजह से आयन पार्टिकल है वो गतिशील बन जाएगा। गतिशील मतलब घूमेगा, ज्यादा घूमेगा, ज्यादा घूमेगा। तो जहां पे देखो ज्यादा घूमेगा, यही हमारा काम है, ज्यादा घूमना चाहिए। अगर ज्यादा घूमेगा तो जहां पे भी लीकेज है वहां पे चिपक जाएगा, वहां पे चिपकेगा, फिर वहां से हिलेगा नहीं वो। एक बार डिसकंटिन्यूटी के जो लीकेज फील्ड के अंदर वो घुसा, फिर वो हिलेगा नहीं। तो हमारे लिए यही बात है कि बहुत सारे आयन पार्टिकल जहां पे लीकेज है वहां पे चिपक जाने चाहिए, तभी हम आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रैक है, या तो यहाँ पे लेको फ्यूजन, लेको पेनेट्रेशन, या जो भी है आप समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस कोजेज द आयन पार्टिकल टू बी मोर सस्पेंसिव और द फ्लक्स लीकेज, तो ये भी है। और करंट रिवर्स इज इलिस्ट्रेटेड बिलो, तो यहाँ पे करंट रिवर्सल जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये एसी के लिए दिखाया गया है। क्या है ये, एसी के लिए यहाँ पे दिखाया है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब जगह पे एसी तो हम यूज नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। अगर ये एसी कहां पे यूज होगा, अगर सरफेस के ऊपर कोई डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो यूज होगा, लेकिन सब सरफेस पे करना है तो, सरफेस के अंदर करना है तो इसके लिए डायरेक्ट करंट है। ठीक है, डीसी करंट। तो सिंगल फेज एसी कैन बी रेक्टिफाई
ये रेक्टिफायर की मदद से टू प्रोड्यूस द हाफ वेव अल्टरनेटिव डीसी, हाफ वेव डीसी। तो यहाँ पे हाफ वेव डीसी या तो हाफ वेव एसी दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है रेक्टिफायर, ये क्या है, रेक्टिफायर। ये है एसी करंट। तो एसी को हम लोग रेक्टिफाई करके, यहाँ पे मैंने एसी का चार्ट दिखाया है, ये रेक्टिफायर है, इसके अंदर घुसाना है तो हम लोगों को एसी का डीसी में कन्वर्ट करके देगा। ये तो ये पूरा फंडा फिजिक्स का है, तो इसमें मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं है। सिंगल फेज एसी कैन बी रेक्टिफाइड टू प्रोड्यूस द हाफ वेव एसी कॉमनली कॉल्ड हाफ वेव डायरेक्ट करंट डीसी। हाफ वेव एसी बोलो या हाफ वेव डीसी बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो कंफ्यूज नहीं होने का दोनों का में कि भाई हाँ हाफ वेव डीसी ऊपर लिखा है, इसके लिए ऊपर का हाफ वेव डीसी है, नीचे का हाफ वेव एसी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाफ वेव डीसी बोलो या हाफ वेव एसी बोलो, या यहाँ पे हाफ वेव डीसी, दोनों ठीक है, दोनों सेम ही है, नया कोई रॉकेट नहीं है। इसके लिए क्योंकि एसी में यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा होगा, और क्या होगा, अगर मैं रेक्टिफायर में घुसाऊं तो ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, दोनों निकल गए, तो ऊपर यहाँ पे 3 बचे, 1 2 3, यहाँ पे बीच बीच में वो नीचे आता था उसको काट दिया है, उसको निकाल दिया गया है। तो ये रेक्टिफायर ऐसा भी होता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भाई साहब थे उसको ऊपर घुसा देंगे। तो ऐसे कैसे होगा रेक्टिफायर में, जब वो एसी जो है वो माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाके वो रेक्टिफायर का डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा, तो फिर वो पॉजिटिव में वो उसको निकाल देगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो रेक्टिफायर हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है मार्केट में, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। हाफ वेव डीसी मींस दैट द रिवर्स पोलैरिटी और नेगेटिव पोजीशन ऑफ द साइन कर्व इज एलिमिनेटेड इन शोन बिलो। तो यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी का पूरा दिखाया गया है। विथ हाफ वेव डीसी आर इंटरवल ऑफ इंडिविजुअल पल्स ऑफ डायरेक्ट करंट। देखो डायरेक्ट करंट एंड ऑल्सो इंटरवल नो करंट इज फॉलोइंग। यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये एसी को डीसी के कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज होता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को ये याद रखना है, एसी सब सरफेस में नहीं यूज होता है, और वो सरफेस के लिए यूज होता है, और डीसी है वो सब सरफेस के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी आता है सबसे मेन टॉपिक, हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप जो लोग समझ लिया बहुत फायदा कारक है, आपको बहुत कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे। देखो हिस्टैरिसीस लूप जो है, पहले तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल को, कोई एक मटेरियल को, कोई एक ऑब्जेक्ट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है वो समझाने के लिए ये लूप दिखाया गया है, साइकिल दिखाया गया है। कोई भी मेटल के अंदर हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जाते हैं, एमपीटी टेस्ट करने जाते हैं, तो वो अंदर क्या बिहेवियर होता है वो हमको यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे ये साइकिल थ्रू दिखाया गया है, समझाया गया है। पहले तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, तो हम लोगों को एज्यूम करना है, याद रखो हम लोगों को एज्यूम करके आगे बढ़ना है। The permeability of material can be determined by the increasing the magnetic force, electric current strength until the material reaches the saturation point। देखो permeability, जब कोई भी मटेरियल का permeability अच्छा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा है। कार्बन स्टील जो है उसको मैं आप रखू यहाँ पे आपके सामने, 516 ग्रेड 70 का एक प्लेट रखो, उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट अगर आपको करना है और आप वहां पे करने जाएंगे तो क्या बिहेवियर बनेगा, तो उसका तो परमेबिलिटी हाई है। परमेबिलिटी हाई है मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर करेगा तो तुरंत उसका मैग्नेटिज्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो बात है। उसी की वजह से उसमें क्या बिहेवियर होता है वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं, ठीक है। The permeability of material can be determined by increase the magnetic force। अगर इसमें मैग्नेटिक फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा तो उसमें डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा, मैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ बढ़ाना है अंटिल द मटेरियल रीचेज द सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा हम कितना भी करंट दे दो, कितना भी करंट दे दो, लेकिन मटेरियल का एक सिचुएशन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा उससे ज्यादा मैग्नेट नहीं बनेगा, कितना भी आप जोर लगा लो।
एक सिचुएशन के बाद वो मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको वहां से आगे कोई मैग्नेट ज्यादा नहीं बनेगा, जितना बनना था वो बन चुका होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अभी मैं हिस्टैरिसीस लूप समझाता हूं। सबसे पहले मेटल को यहाँ पे जीरो कंडीशन में है, ठीक है। ये जो है दूसरे कलर से दिखा रहा हूं यहाँ पे राउंड में, ये जीरो कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पे समझो मैंने फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड में स्टार्ट कर रहा हूं। अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, थोड़ा ही स्टार्ट करेगा मैं, जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा मतलब करंट बढ़ाएगा, तो वैसे तुरंत ये हमारा जो है फ्लक्स डेंसिटी, क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी जितना ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ठीक है। ऐसा समझो, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, थोड़ा ही में जैसे ही करंट डालेगा तुरंत वो बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ाएगा, फिर बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप इतना ही करंट दोगे तो उसका यहां तक पहुंच जाएगा, मतलब फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, उसके चक्कर में डेंसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मटेरियल भले ही एक मैग्नेटिज्म यहाँ पे बन गया, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम तक पहुंच गया उसका मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक डेंसिटी समझो वो एकदम मैक्सिमम तक पहुंच गया। उसके बाद मेरे भाई कितना भी आप फोर्स मारो, कितना भी आप फोर्स लगाओ, वो फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ेगा, मतलब उसका सिचुएशन फिक्स हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म है फिक्स हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो जो पॉइंट है, कोई सभी मटेरियल का अलग अलग होता है, तो वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ईच टाइप ऑफ मटेरियल हैज अ पॉइंट मैक्सिमम, क्या लिखा है, each type of material has a point of maximum flux density, it's called saturation point, ठीक है। इसको saturation point बोलते हैं। मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूं कि ये बिहेवियर अगर आप समझ लेंगे ना, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किसमें करना है किसमें नहीं करना है उसका आपको समझ में आएगा। डीमैग्नेटाइजेशन किसमें अच्छे से करना है किसमें से नहीं, मतलब देखो डीमैग्नेटाइजेशन तो करना ही है, लेकिन कितने फोर्स से करना है वो सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक सिचुएशन पॉइंट आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं ए। इफ वी प्लेस्ड द पीस ऑफ स्टील इन कॉइल, कॉइल के अंदर वो स्टील के एक पीस को रखा, कार्बन स्टील हो या लो अलॉय जो भी समझो, वो एक स्टील को हमने रखा कॉइल के अंदर, थ्रू द अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट उसमें फ्लो हमने करवाया, वी कैन प्लॉट द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक करंट H, मैग्नेटिक करंट H मतलब मैग्नेटिक फोर्स H, करंट बोलो या फोर्स बोलो, ठीक है, H एंड फ्लक्स डेंसिटी B। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी B, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी B लिखा है, उसका हम लोग प्लॉट करेंगे अगर एक ग्राफ, तो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ये हिस्टैरिसीस लूप है, ठीक है। ये हिस्टैरिसीस लूप यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी है, इस साइड मैग्नेटिक करंट जो है वो प्लस में है, उसको H बोलेंगे या तो मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बनेगा। ओके, अभी क्या होगा, समझो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इतना फोर्स मैंने डाला, तो एक टाइम ऐसा आया वो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मैंने इतना दिया, तो यहां से वो सैचुरेशन पॉइंट में आ गया। अभी क्या करना है, मेरा काम बन गया, अभी मैं मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर लिया। तो करने के बाद जैसा ही मैं उठेगा, मतलब ये योक को हटाएगा या तो दूसरा कोई कॉइल है वगैरह को निकालेगा, तो एक्चुअली उसका मैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता तो ये जो डॉट लाइन यहाँ पे ऐसा दिखाया है ना, डॉट लाइन ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि वो मटेरियल है कुछ मैग्नेटिज्म अपने खुद के अंदर भी रखेगा, जो रखे खुद के अंदर थोड़ा रखे, हाँ वो जीरो की साइड आएगा, ट्राई करेगा, लेकिन पूरा का पूरा जीरो नहीं आएगा, यहाँ बी तक रुक जाएगा। तो ये जो इतना एरिया बचा ना, वो खुद भी मैग्नेटिज्म रहा, उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहा। अभी मैं सिंपल बात करूं, जब पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, मैग्नेट को कोई एक मटेरियल है जो कार्बन स्टील हो या जो भी MS हो, उसके ऊपर हम लोग घिसते थे, इतना घिसते थे तो वो मटेरियल खुद भी मैग्नेटिज्म बन जाता था। लेकिन वो बन गया, उसी को यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी में डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप में एट ईच इंक्रीज ऑफ द फोर्स H, जब हम फोर्स H इंक्रीज करते जाएंगे, देयर इज इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी B, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी
बी अंटिल द सेचुरेशन पॉइंट इज रिच, सेचुरेशन पॉइंट तक वो बढ़ेगा, इसके बाद वहां रुकेगा। डैशड लाइन अबव 0 टू ए, ये 0 टू ए यहाँ पे डैशड लाइन दिखाया गया है, ये 0 टू ए लाइन जो बीच में दिखाया गया है वो लाइन जो है वो शो द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, 0 टू ए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगा एंड ऑफनली रिफर एज अ वर्जिन कर्व। यहाँ पे हम लोगों का, मैं आपको बोला ना, मैग्नेटिज्म जैसे ही रिमूव किया वो तुरंत 0 पे वापस आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आएगा वो, लेकिन वो कर्व को हम लोग वर्जिन कर्व बोलना है। सिंपल है, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर में दिखाया, देखा यहाँ पे वर्जिन कर्व दिखाया, वर्जिन कर्व उसको बोलते हैं वर्जिन कर्व। ये जो बीच में डॉटेड लाइन है ना, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया लेकिन फिर बंद हो गया, तो बंद होने के बाद ये डॉटेड लाइन से रिटर्न 0 पे आ जाना चाहिए था, नहीं आया वो भाई साहब, यहाँ पे आया, बी पे आया, ठीक है। एज द मैग्नेटिक फोर्स इज इंक्रीज, जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करते हैं, फ्लक्स ऑफ द मटेरियल इंक्रीज एंड क्वाइट रेपिडली एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में तो वो जल्दी जल्दी ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड देन मोर स्लोली अंटिल द रीच पॉइंट ए, मोर स्लोली, फिर यहाँ पे एक बार पहुंच गया फिर धीरे धीरे उसको निकालना हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। बियॉन्ड विच द इंक्रीज द मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी पॉइंट ए के बाद वो डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज रिड्यूस, अभी हम लोग रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं तो रिटर्न 0 पे आ जाना चाहिए था, तभी तो हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब 0 पे नहीं आ रहा है, 0 पे नहीं आ रहा है, इसके लिए तो हमको मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रख देता है, और वो जो मैग्नेटिज्म रखता है उसको बोलते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, थोड़ा बहुत रह जाता। मैं अभी बोला ना कि मटेरियल को हम लोग घिसते हैं मैग्नेट से, तो थोड़ा बहुत वो मटेरियल है वो मैग्नेट बन जाता है, थोड़ा नट बोल्ट छोटे छोटे रहेंगे उसमें ऊपर चिपक जाएंगे, तो वो जो नट बोल्ट चिपक गए वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो मैग्नेट नहीं है। अगर वैसा प्रॉपर्टी होता तो मैग्नेट का ही टेस्टर वो सब चीज यूज करते, ठीक है, लेकिन हम लोगों को वहां पे जरूरत नहीं है, तो उस वो जो प्रॉपर्टी उसमें बच गया मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक बच गया, उसको बोलते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फोर्स इज रिड्यूस टू 0 द पॉइंट ए टू बी, यहां से ए टू बी जैसे ही हम करेंगे ऑटोमेटिकली उतना लेगा, द फ्लक्स डेंसिटी स्लोली ड्रॉप अंटिल द मैग्नेटिक फोर्स करंट इज 0 इज शोन बिलो। हाँ, करंट हम लोग 0 कर दे रहे हैं, ये करंट हम लोग 0 कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं, करंट 0 कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ बच जाएगा मैग्नेट, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ स्टील कीप, क्या लिखा है? कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, वो कुछ मैग्नेटिज्म रखेगा उसके खुद के अंदर। कीप द सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। वो जो प्रॉपर्टी है ना, इसको रिटेंटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। रिटेंटिविटी, ये जो है रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, उसको हम लोग मेजर करेंगे। समझो उसका एक यूनिट है, फ्लक्स का जो यूनिट है गॉस, उसमें हम मेजर करेंगे, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी बनता है वो प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। आगे बढ़ते हैं। The ability of the steel keep the certain amount residual magnetism is called retentivity as shown between 0 to B, point 0 to B। ये यहाँ पे है point 0, यहाँ पे है point B, तो ये जो भाई 0 to B है वो इतना उसके अंदर रिटेंटिविटी अभी भी रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं। When the magnetic force is reversed, जब हम देखो अभी हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ पे भाई साहब ये मैग्नेटिज्म B बच गया, यहाँ पे O रहा, तो ये चलेगा नहीं ना, हमारा आगे प्रोसेस अगर हम करना है तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। समझो मैं एक एग्जांपल दूं कि एक भाई साहब आए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट बीवीएल में, पाइप का बीवीएल जो होता है ना उसमें करके गए, उसमें उनको चेक करना था डिस्कंटिन्यूटी है कि नहीं है। वो पाइप में साइट पे आए, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट उसने किया, फिर भाई साहब चले गए, डीमैग्नेटाइजिंग किए बिना, डीमैग्नेटाइजिंग किए बिना चला गया।
तो कांड क्या होगा, जब हम पाइप को फिटअप करेंगे, टेक वेल्ड मारना ट्राई करेंगे, तो ER70S2 का शायद आप लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। चलो एग्जांपल के तौर पे समझो ER70S2 का आपने इलेक्ट्रोड यूज किया, और वहां पे इलेक्ट्रोड जैसे ही आप नजदीक लेके जाएंगे ना बीवेल के पास, वो चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बीवेल था वो थोड़ा बहुत उसके अंदर रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म रह गया, और वो टेक्नीशियन ने क्या किया, वो डीमैग्नेटाइज मटेरियल को नहीं किया, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड चिपक जाएगा। समझो इलेक्ट्रोड चिपका तो कोई डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है। अभी वेल्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है और इलेक्ट्रोड चिपक रहा है, समझे आप? अगर वेल्डिंग स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, तो आर्क ब्लो जनरेट होगा। हम लोगों को आर्क ब्लो का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ये किसी ने साइट पे एक्चुअली देखा है, किसी ने ऐसा साइट पे जनरली देखा है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है, चैट बॉक्स में डाल सकता है प्लीज। आर्क ब्लो होता है, तो अगर डीमैग्नेटाइज नहीं करेंगे तो इतना लोचा होता है कि हम लोगों को डिसकंटिन्यूटी चेक करने, डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है वो चेक करने के लिए एम्प्टी करते हैं। अगर समझो डिसकंटिन्यूटी निकालना है, इसके लिए एम्प्टी करके वो डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं, लेकिन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में डीमैग्नेटाइज नहीं किया तो और डिसकंटिन्यूटी हम लेके आएंगे, तो वो तो गलत बात है ना। यस होता है, अभिजीत सर ने बोला है, यस ऐसा उसने देखा है। थैंक यू वेरी मच सर, आप एक्सपीरियंस शेयर किया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स इज रिवर्स, आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फोर्स हमको रिवर्स डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग हम लोग समझो ऐसा कर रहे हैं या तो करना है, क्योंकि ये मैग्नेट जो है ये इतना रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है, वो काम का चीज नहीं है। पहले पहले तो वो जीरो आ जाना चाहिए था, ऐसा करके जीरो आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। ठीक है, आया नहीं है, उसी को हमको पहले तो जीरो पे लेके आना है। जीरो पे लाएंगे तभी तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया और डीमैग्नेटाइज किया, फिर काम खलास हो गया, मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं किया और चले गए। ये तो आए हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया, डीमैग्नेटाइज नहीं करने के चक्कर में इतना ये रह जाता है। चलो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, अभी बात करते हैं आगे। ये जो एरिया है इसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इज रिवर्स। अभी हम लोगों को ये निकालने के लिए हम लोगों को रिवर्स फोर्स डालना पड़ेगा। मैंने बोला ना चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया कि कोहर्सिव फोर्स हमको डालना पड़ेगा, और वो कोहर्सिव फोर्स क्यों डालना पड़ेगा, हमारा रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो है, वो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है, उसको निकालने के लिए हमको रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ता है। वो फोर्स को बोलते हैं कोहर्सिव फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स को हम लोगों को, अभी वो फोर्स की बात चल रही है। मैग्नेटिक फोर्स इज रिवर्स ऑलवेज हैपन विथ AC, द फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू जीरो। फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस टू जीरो, तो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे देखो रिड्यूस टू जीरो जीरो, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स डेंसिटी में बोलूं तो यहाँ पे तो जीरो ही है ना, तो ये धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा। कोहर्सिव फोर्स डालेंगे एट द पॉइंट C, ये C जगह पे वो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। The coercive force is the reverse magnetizing force required to remove the residual magnetism from the material as the shown above। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इतना हमको बाहर से हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा, एक्स्ट्रा हमारा फोर्स गया, वो जो फोर्स लगाया गया वो हम लोगों को रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म दूर करने के लिए लगाना पड़ा, और उसी की वजह से वो जो फोर्स है उसको बोलते हैं कोहर्सिव फोर्स, ठीक है। हार्डन स्टील वुड रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्गर रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स। देखो हार्ड जब स्टील रहेगा ना, हार्डन स्टील, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा कोहर्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा ये हमारा रहेगा रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। हार्डन स्टील में रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है, और उसको निकालने के लिए हम लोगों को फोर्स भी ज्यादा डालना पड़ता है उसको जीरो करने के लिए। क्या जीरो करने के लिए, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी जीरो करेंगे तो क्या होगा, तो भाई करंट तो हमारे हाथ में है, ये करंट है, मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे हाथ में है। मैग्नेटिक फोर्स गिनो या करंट गिनो, करंट हमारे हाथ में, हम बंद भी कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी रह जाएगा, थोड़ा फ्लक्स रह जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोगों को जीरो करना है। रिमूव द रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, ठीक है। स्ट्रॉन्गर रिवर्सिव फोर्स टू रिमूव द रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, हार्डर स्टील में हमको ज्यादा लगाना पड़ता है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। पहले क्या था, देखो यहां से ऐसा था, राइट, मैं यहाँ पे ऐसा था, पहले हमने जीरो पे धीरे धीरे मैग्नेटिक करंट बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक टाइम ऐसा आया कि ये सिचुएशन ये पे पहुंच गया, और यहाँ पे उसका फ्लक्स डेंसिटी मतलब
उसका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा हो गया, और एक टाइम के बाद फिर हमारा काम बन गया। फिर धीरे धीरे हम लोग बंद किया, करंट को जीरो करना स्टार्ट किया। तो करंट को जीरो करना स्टार्ट किया तो ये जो डॉटेड लाइन बीच वाला दिखाया ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और लेकिन उसकी जगह ऐसा हुआ। तो इतना हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इतना मटेरियल के अंदर बच गया। तो वो बच गया हुआ है, उसको निकालने के लिए हमको रिवर्स में एक फोर्स लगाना पड़ा। ये जो फोर्स है वो कोहर्सिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो ये गलत लिखा है, यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा है, इसको कोहर्सिव फोर्स लगाना पड़ा। और कोहर्सिव फोर्स लगाने के बाद वो फिर जीरो हुआ करंट, लेकिन थोड़ा हमको ज्यादा देना पड़ा और फोर्स आगे बढ़ते। तो रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट सी। अगर यहाँ पे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज सिचुएशन पॉइंट इन द रिवर्स डायरेक्शन इन शोन बिलो डी। तो अभी कांड क्या होगा, हम लोग फोर्स तो देंगे, बाहर से कोहर्सिव फोर्स तो डालेंगे, लेकिन ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये भाई साहब फिर भी रिटर्न में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में एक सिचुएशन पॉइंट जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन में एक सिचुएशन पॉइंट जनरेट किया, वैसे वो रिवर्स डायरेक्शन में भी एक सिचुएशन पॉइंट जनरेट करेगा, नेगेटिव फील्ड जनरेट करेगा, उल्टा फील्ड जनरेट करेगा। तो पॉइंट ई इज शोन द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड इज रिवर्स डायरेक्शन पॉइंट। तो अभी हमको वापस ये कोर्स ऊपर, क्योंकि हमको तो पहले तो ये लाइन के अंदर ही होना चाहिए, याद रखो हमारा काम बन गया तो ये लाइन के अंदर ही हमारा मैग्नेटिज्म होना चाहिए, जीरो में ही हो जाना चाहिए। लेकिन ये लाइन में आने के लिए पहले तो एक बार यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन इतना बच गया, ठीक है, और अभी वापस यहाँ पे आया। तो अभी हम लोगों को जीरो वापस लेके आना है, तो रिवर्स में वापस वो एक चीज जनरेट करेगा, वो बोलते हैं रिवर्स रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। वापस उसके अंदर रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस रेसिड्यूल फील्ड इज शोन बिलो पॉइंट 02F। ये 02F वापस हमको, ये भाई साहब को ये यहाँ पे पहुंचा, इतना एरिया को रिमूव करने के लिए हम लोगों को ये रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म रिमूव करने के लिए वापस हमको एक फोर्स देना पड़ेगा, और वापस फोर्स देंगे तब जाके वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एरिया ये जगह पे आएगा, ये जगह पे आएगा, तो भी हमारा तो काम बना नहीं ना, हमारा तो पहले जैसा ही हो गया ना, लेकिन रिवर्स में सब चीज हुआ, ठीक है। ये साइकिल का कोई एंड नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसी की वजह से आपको डीमैग्नेटाइज करने के टाइम पे योक को आप रिवर्स करते हैं और रिड्यूस करते हैं, धीरे धीरे दूर भी लेके जाते हैं और योक को रिवर्स भी करते हैं, ताकि हिस्ट्रीसिस धीरे धीरे ऐसा छोटा होता जाए, छोटा होता जाए, छोटा होता जाए। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे हिस्ट्रीसिस रुक जाएगा, जीरो होना है। किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है डीमैग्नेटाइजेशन में, योक को उल्टा भी लगा करते हैं और दूर दूर भी थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं धीरे धीरे, ऐसा किसी को एक्सपीरियंस हुआ है? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। द हिस्टैरिसीस लूप इज कंप्लीटेड एज अ मैग्नेटिक फोर्स इज अगेन इंक्रीज। देखो हिस्टैरिसीस पूर्ण कंप्लीट होगा, फिर वापस ऐसा इंक्रीज होगा, फिर ऐसा वापस हिस्टैरिसीस लूप बनता जाएगा, इंक्रीज एंड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट ए, वापस वहां पे जाएगा। इज शोन ऑन अ प्रीवियस पेजेस। द हिस्टैरिसीस लूप इज फॉर्म्ड एवरी कंप्लीट साइकिल। 60 साइकिल में आपका हिस्टैरिसीस लूप बन जाएगा करंट का। साइकिल पर सेकंड, करंट साइकिल पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एवरी 60 साइकिल पर सेकंड मतलब 60 फ्रीक्वेंसी में वो वापस ऐसा बनता ही रहेगा। A hysteresis loop could also be used to describe the magnetization or demagnetization with DC, where the current is either manually or automatically reversed between the straight polarity and negative। ये सबसे ज्यादा हिस्टेरिसिस लूप किस में बनेगा? डीसी में बनेगा। एसी में बनने का चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एसी में तो भाई हम लोग करंट प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा जाएगा, ठीक है। ऐसा जाएगा तो फायदा क्या होगा? रिवर्स का तो फंडा क्लियर हो गया, वो थोड़ा जितना प्लस में जा रहा है उतना ही करंट रिवर्स में जा रहा है, तो जितना यहाँ पे ऐसा जा रहा है फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसा ऐसा करके। अगर हम लोगों को फिर करना क्या होगा? हम लोगों को ये करना होगा कि एसी में ज्यादा डीमैग्नेटाइजेशन का मगजमारी नहीं है, डीसी में ही ज्यादा सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइजेशन का मगजमारी है, क्योंकि डीसी में एक ही पॉजिटिव ही करंट है, ऊपर वाला ही करंट है। डीसी एसी में क्या होता है? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा जाएगा, ठीक है। ये एसी है, लेकिन डीसी में क्या होगा? यहाँ पे करंट है,
करंट है, ठीक है, यहाँ पे टाइम है। अभी डीसी में क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करके, तो ये तो खाली पॉजिटिव में ही जा रहा है, साला नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है। उसी की वजह से वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा हिस्टैरिसीस का। हिस्टैरिसीस लूप तो पहले तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि छोटा बनना, देखो छोटा बनना बड़ा बनना वो एक अलग मैटर है, लेकिन हिस्टैरिसीस लूप में जब हम फोर्स देते हैं तब ये एक सिचुएशन पॉइंट पे फिर निकाल देते हैं फोर्स, तो तुरंत जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। उसी की वजह से डीमैग्नेटाइजेशन हमको करना पड़ रहा है। ओके, अभी वाइड हिस्टैरिसीस लूप की डिस्कस करते हैं। वाइड एक बड़ा सा हिस्टैरिसीस लूप और छोटा हिस्टैरिसीस लूप, दो हिस्टैरिसीस लूप का डिस्कस करके यहाँ पे चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाइड हिस्टैरिसीस लूप इंडिकेट द मटेरियल हैज अ डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज वन विथ हायर रिलक्टेंस। देखो यहाँ पे मेरा करंट में धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा करंट देखो कितना मेरा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, एक सिचुएशन पे ऐसा आएगा, यहाँ पे उसका सिचुएशन पॉइंट बनेगा, और जैसे ही हम लोग करंट बंद कर देंगे तो ऐसा आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, और उस यहाँ पे ऐसा जाएगा। तो ये ज्यादा रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म रहा यहाँ पे, देखो ज्यादा रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म की वजह से हम लोगों को फोर्स भी ज्यादा मानना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा है ना कोहर्सिव फोर्स, तो हम लोगों को ये चीज को निकालने के लिए हम लोगों को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, और कोहर्सिव फोर्स ज्यादा लगाओगे तब जाके वो यहाँ जीरो आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही हम फोर्स ज्यादा लगाओगे ना तुरंत वो नेगेटिव में बटना स्टार्ट हो जाएगा, और नेगेटिव में भी यहाँ पे वो फिर आने के लिए फिर हमको फोर्स वापस डालना पड़ेगा, एक कोहर्सिव फोर्स, तब जाके वो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म कम होगा, यहाँ पे ऐसा जीरो बनेगा। तो ये लूप में ये जो लेग है ना वो बड़े बड़े बन रहे हैं। लेग कौन कौन से है, ये O2F ये लेग बड़ा बना, O2B ये लेग बड़ा बना, O2B ये बी पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, वो भी बड़ा बना, यहाँ पे ये भी बड़ा बना, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा होने के चक्कर में हिस्टैरिसीस लूप बड़ा बन जाता है। तो वाइड हिस्टैरिसीस लूप इंडिकेट, इसका मतलब क्या हुआ, वाइड वाइड हिस्टैरिसीस लूप का मतलब क्या हुआ, इंडिकेट मटेरियल दैट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। अगर जिसका भी हिस्टैरिसीस लूप बड़ा है उसका डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, मतलब मैग्नेटिज्म हम लोगों को अप्लाई करने में बहुत कठिनाई आएगी। और इसके लिए हार्ड स्टील का एक एग्जांपल लिया है। हार्ड स्टील में क्या होता है, परमिएबिलिटी एकदम लो है, वो मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग डालते हैं तो पहले तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सेप्ट नहीं करता, भाई नहीं मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ो। फिर क्या होगा, बहुत जोर से हम लोग फोर्स डालेंगे, हम लोग करंट और बढ़ाएंगे, उसी की वजह से O2F का लेग बड़ा हो जा रहा है। अगर हम लोग करंट ज्यादा बढ़ाएंगे तो शायद फोर्स मारे, अभी क्या होता है फोर्स मारेंगे तो उसका भी लग जाएगी, उसको भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मुश्किल से वो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करता है। तो समझो थोड़ा एक्सेप्ट भी करता है, तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसका निकालना भी हमारे लिए लग जाएगी, उसको वो जो मैग्नेटिज्म बन गया है उसको निकालना तो पड़ेगा ना, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस दूसरा कुछ काम है, वेल्डिंग का काम है, या फिर उसको रनिंग प्रोसेस में डालना है, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। उसी की वजह से मटेरियल को रिवर्स में फिर मैग्नेटिज्म रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने में भी, एक तो चढ़ाने में भी हमारी लगा दिया उसने वाट, और ऊपर से वो उतारने में भी हमारी वाट लगाएगा। तो उसी की वजह से hysteresis loop get its name from the lag between the applied magnetic force and actual flux density in the part। flux density का leg उसी की वजह से वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, उसी के नाम से उसका hysteresis loop पढ़ा गया है। distance between O2F above is depend on the coercive force needed to overcome the reluctance of the steel। मैं जो समझाया अभी वही बात यहाँ पे समझा रहा है। अभी चलो एक एग्जांपल लेते हैं हार्ड स्टील का। हार्ड स्टील में अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या कांड होता है, प्रॉपर्टी के अंदर लो परमिएबिलिटी। देखो हार्ड स्टील का परमिएबिलिटी लो ही है, क्योंकि वो हार्ड टू मैग्नेटाइज करने में वो हमारी लग जा रही है, हमारी वाट लग जा रही है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसी की वजह से परमिएबिलिटी उसका हाई है। परमिएबिलिटी का मतलब ऐसा होता है कि जो भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करें बाहर से वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका परमिएबिलिटी हाई होगा। अगर तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका परमिएबिलिटी लो होगा। तो यहाँ पे है हार्ड स्टील को हम लोगों का परमिएबिलिटी हाई है, ठीक है। अगर परमिएबिलिटी हाई है तो ये रिटेंटिविटी जो है उसका ऑपोजिट है। रिटेंटिविटी का मतलब ऐसा होता है जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ठीक है, उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। रिटेंटिविटी इज ए स्ट्रॉन्गर रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म का एक स्ट्रॉन्गर फील्ड होता है, उसी की वजह से उसका रिटेंटिविटी हाई है। ठीक है, परमेबिलिटी लो है, उसका जस्ट अपोजिट है रिटेंटिविटी। इसके लिए एक हाई होगा तो एक लो ही होगा, या एक हाई होगा एक लो होगा, या एक लो होगा एक हाई होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, यस देखो किसी ने लिखा है, वो पहले वाले दूसरा चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। यस सही बात है, हर्षिल भाई ने लिखा है कि लो सस्टेनेबिलिटी। यस वेरी गुड, अच्छी बात है, लो सस्टेनेबिलिटी होता है इसी की वजह से। ओके, अभी देखो परमेबिलिटी लो है, रिटेंटिविटी हाई है, तो अगर समझो हम लोग ज्यादा फोर्स मार के भी मैग्नेटिज्म फील्ड प्रोड्यूस कर भी देते हैं, तब उसको निकालने के लिए हमारी बैंड बज जाएगी। क्या बैंड बजेगी? हम लोगों को कोहर्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो कोहर्सिव फोर्स बहुत हाई होगा। required the high reverse magnetizing force to remove the residual magnetism। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस होगा, उसको निकालने के लिए हम लोगों को ज्यादा फोर्स मारना पड़ेगा, तो इसी की वजह से कोहर्सिव फोर्स भी उसका हाई है। ठीक है, ओके। हाई रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब ये होता है मेरे भाई कि ये हमारा रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म मतलब एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला, फिर वो जितना ज्यादा मैग्नेटिज्म रखता है तो उसका हाई रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है, निकालने के बाद अगर वो कम रखता है तो उसका कम है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये समझो, ये हाई रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो है वो हार्ड स्टील का एकदम हाई है। हार्ड स्टील का रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म एकदम हाई है, और उसका तो ये रिलक्टेंस तो उसका प्रॉपर्टी है, उसका भाई है, दोनों ब्रदर है, तो वो भी हाई रहेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में इसमें समझाऊं, अगर लो परमिएबिलिटी रहेगा ना तो बाकी सब हाई रहेंगे, अगर परमिएबिलिटी हाई रहेगा ना तो बाकी सब लो रहेंगे। तो आगे वाले एक हिस्टैरिसीस लूप और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थिन हिस्टैरिसीस लूप, थिन एकदम पतला हिस्टैरिसीस लूप के। देखो वाइड हिस्टैरिसीस लूप में हमने हार्डन स्टील लिया था, तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट स्टील लेते हैं, लो कार्बन स्टील लेते हैं। ठीक है, 516 ग्रेड 70 जैसा कुछ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 516 ग्रेड 70 को जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ना, तुरंत मैग्नेटिज्म बन जाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो एक्चुअली जीरो पे आना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ही ज्यादातर वो फ्लक्स की साइड में जाएगा, और उसको फोर्स लगाने के लिए भी हमको थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ा ही प्रोड्यूस रहेगा, और थोड़ा ही निकालने के लिए हम लोगों को एक कोहर्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा। कोहर्सिव फोर्स वो भी छोटा रहेगा, तो उसी की वजह से अगर कार्बन स्टील 516 ग्रेड 70 की मैं बात करूं तो उसका परमिएबिलिटी तो एकदम हाई है, तुरंत एक्सेप्ट करता है। बाकी उसका कोहर्सिव फोर्स भी लो है, रिलक्टेंस भी लो है, और रिटेंटिविटी भी लो है। उसका रीजन तो आपको पता ही है। क्या देखो, फिर से मैं समझाता हूं, हिस्टैरिसीस लूप सॉफ्टन या तो लो कार्बन स्टील वुड हैव फॉलोइंग द क्वालिटीज। हाई परमिएबिलिटी उसका है, परमिएबिलिटी हाई है, इसके लिए वो इजी टू मैग्नेटाइज। कार्बन स्टील जल्दी से, कैसा कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील 516 ग्रेड 70 ही माइंड में घुसा दो आप। उसी का हम लोग जनरली आजकल ज्यादा मार्केट में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने जाते हैं, तो वही आप एग्जांपल लेके, बाकी एग्जांपल तो बहुत सारे ले सकते हैं, उसका एग्जांपल लो, तो उसमें मैग्नेटिज्म जल्दी से बैठ जाएगा, हम लोग जल्दी कर पाएंगे। ओके, अगर इसका परमेबिलिटी हाई है तो उसका रिटेंटिविटी क्या होगा, वो तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो वो तो लो ही होगा। ओके, उसके बाद लो कोहर्सिव फोर्स भी लगाना पड़ेगा, लो रिलक्टेंस भी होगा, और यहाँ पे रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है वो भी कैसा रहेगा, वो भी लो रहेगा मेरे भाई। क्योंकि अगर रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म और हमारा रिटेंटिविटी ये दोनों एक दूसरे के भाई है ना, ब्रदर ही है ना, तो ये सब चीज यहाँ पे हम लोग चैप्टर क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीज अच्छे से डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। सिंपल बात है, एसी को हम लोग क्या करना है, एसी लिटिल पेनेट्रेटिंग पावर है, बेस्ट डिटेक्शन इन सरफेस डिसकंटिन्यूटी, ये फंडा याद रखो। और इट्स नॉट इफेक्टिव और सब सरफेस, इतना फंडा याद रखोगे तो आपका मोस्टली काम हो जाएगा। ये हिस्टैरिसीस लूप समझ लिया